कैसे मेरे प्यार तो आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में प्यार हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 3 जिसका नाम है परिवहन का अति लघुत्तरीय प्रश्न। संपूर्ण मेरे प्यार तो एक से आपको एकदम पूरे एकदम प्यार तो 33 से लेकर 34 तक है। 34 तक हम बताएंगे आपको जी। सारा VVI क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको बता देंगे, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कौन सा नहीं आते हैं। चलिए प्यार तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो फर्स्ट का आंसर आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए बायोलॉजी चैप्टर 3 अति लघुत्तरीय प्रश्न, फर्स्ट का आंसर होगा परिवहन तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट का आंसर लिख लीजिएगा परिवहन तंत्र। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है संवहक ऊतक किसे कहते हैं। ठीक है, संवहक ऊतक का फ्रेंड्स तो दो होता है, कौन कौन सी, जाइलम और फ्लोएम। याद रखिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। ठीक है, ये काफी बार फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो जो चालनी नलिकाएं है ना वो तना के फ्लोएम में पाई जाती है। ठीक है मेरे पास, तो अब सर जी जाइलम से क्या होता है, फ्लोएम से क्या होता है। एग्जाम में काफी बार पूछा गया मेरे पास तो कि जाइलम क्या प्रवाहित करता है, जल को, और फ्लोएम मेरे पास तो भोज पदार्थ को। ठीक है, किसमें, पेड़ पौधा में तो जो चालनी नलिका है ना तना के फ्लोएम में पाई जाती है। थर्ड का आप लोग नोट कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पास तो मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आप देखिएगा सब्जेक्टिव में आपको 2 नंबर में आएगा कि बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, आइए पास तो जान लेते हैं। जिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों के बात रंध्रों से जल का बाष्पन होता है बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जल का बाष्पन होना प्रयास तो जल का बाष्पन निकलना प्रयास तो बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो जिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे के बात रंध्रों से जल का बाष्पन होता है बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यही आपको एकदम सिंपल एकदम सटीक है। ठीक है, इससे मेरे व्यास तो आपको एकदम 100% एकदम शुद्ध आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको, और एकदम नॉर्मल भाषा में। इस मिनट के प्रयास तो पिछला जो वीडियो बनाए थे ना उस पर आप लोग 70,000 प्लस मेरे प्रयास तो व्यू कम से कम आप लोग दिए हैं। ठीक है, लेकिन प्रयास तो बहुत सारा कमेंट था कि सर जी साफ नहीं दिख रहा है, सर जी थोड़ा सा और अच्छा रहता, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है। लेकिन इस बार देखिए प्रयास तो पूरा एकदम फेयर लवली लगा के हम चिकना कर दिए। जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। आगे मेरे प्रयास तो क्वेश्चन नंबर 5, स्थानांतरण क्या है। नामे स्थानांतरण यानी स्थान को चेंज करना सर जी। चलिए तो वही जान लेंगे। स्थानांतरण लिख के डैश दीजिए भाई सर। जीवों में पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग में आने जाने की क्रिया स्थानांतरण कहलाती है। कोई भी जीव है मेरे पास तो जिसमें से एक भाग से दूसरे भाग में आने और जाने की क्रिया स्थानांतरण कहलाती है। स्थानांतरण सर जी स्थान को बदल लेना, हाँ भाई साहब स्थान को बदल लेना, लेकिन क्या, जीवों में पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग में आने जाने की क्रिया स्थानांतरण कहलाती है। बहुत ही अच्छा। आगे देखिए मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो देखिए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जलीय घोल के रूप में होता है। हम इतना ही छोटा लिख दिए थे, लेकिन आप लोग कमेंट किए थे कि सर जी थोड़ा लॉन्ग ले जाइए। भाई साहब देखिए ये है अति लघुत्तरीय, तो मेरे प्यारे साथियों अति लघुत्तरीय से आपका ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक ना, आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव नहीं। हाँ सब्जेक्टिव मात्र ये स्थानांतरण या बाष्पोत्सर्जन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर भी हम बड़ा कर दिए। अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर होता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखेंगे, खनिज लवण का अवशोषण किस रूप में होता है। खनिज लवण का अवशोषण मेरे प्यास तो किस रूप में होता है, तो आंसर आप लोग लिख लीजिएगा आयन के रूप में। ठीक है मेरे प्यास तो आयन के रूप में। आगे देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण बोला जा रहा है। जैसे आप इसमें प्रश्न तो हम बोलेंगे कि पोषण क्यों जरूरी है, आप खाना क्यों खाते हैं, तो आप क्या बोलिएगा बताइए तो आप लोग कि ऊर्जा लगी सर जी। तो चलिए 8 का आंसर भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए प्रयास तो 8 का आंसर आप लोग यहाँ से लिखिएगा कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि प्रयास तो पोषण के ही द्वारा जो भी पोषण वो करेंगे उसी से ऊर्जा प्राप्त होगा, और वो प्रयास तो अपने कार्य में उपयोग करते हैं। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखेंगे प्रयास तो रक्त के विभिन्न अवयवों का नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, रक्त के विभिन्न अवयवों का नाम लिखिए, यानी रक्त में क्या क्या पाया जाता है। तो एक में लिख लीजिएगा प्लाज्मा, दूसरा प्रयास तो लाल रक्त कोशिकाएं जिसको बोला जाता है RBC।
ठीक है। तीसरा में लिखिएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC। यहाँ पे आपको लिख लेना है रक्त कोशिकाएं, हम नहीं लिखे हैं, बहुत ज़्यादा लिखना ना है जी हमें। फिर देखिए चौथा नंबर रक्त पटिकाणु। अब मेरे पास तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि RBC के जीवन अवधि कितना दिन होता है, RBC बेचारा कितना दिन तक जी सकता है, कमेंट में छाप दीजिए मेरे लाडले। अब मेरे प्यार तो आप लोग अगर लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं, आपका भी सपना है सभी 450 करने का, टॉपर बनने का, तो मेरे प्यार तो लाइव प्रतिदिन क्लास चलता है, लाइव कीजिए। किसी तरह के पास तो आपको PDF नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ये सब के PDF लेने के लिए पास तो आप लोग UTM स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट मेरे प्यास तो लाइव पढ़िए हमारे साथ। हम आपको वादा करते हैं कि साइंस में आपका 90+ मेरे प्यास तो 95 आपका रहेगा। बोलिए सर जी ऐसा हो सकता है? इसी बार मेरा एक स्टूडेंट के 100 में 100 रहा है। किस चीज़ में? मैथ और साइंस में। विश्वास नहीं है? देख लीजिए जाके वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो मेरे पास तो मेरा खुद 90+ है, जबकि हम बहुत पहले दिए थे एग्जाम, तो आप भी ला सकते हैं, बस पढ़िए हमारे साथ जुड़ के। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों का नाम लिखिए। रक्त परिसंचरण तंत्र को, जिसमें पास तो रक्त को परिवाह होता है, तो रुधिर या रक्त, दूसरा हृदय, तीसरा रक्त वाहिनियाँ, ठीक है। ये तीनों आपको नोट कर लेना है अच्छे से। चलिए पास तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। 11 नंबर, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? भाई साहब मोस्ट VVI क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट VVI एग्जाम में कम से कम कितने बार? 5 बार। कम से कम 5 बार आया होगा। बोलिए सर जी ऐसे होता है? मेरे प्यार से तो तरल संयोजी उत्तक ऑब्जेक्टिव में आता है, 5 बार से भी ज़्यादा आया होगा। देखिए VVI सब किए हुए हमारे पास, आप देखिएगा ना क्वेश्चन आंसर, तो आपको एक चीज़ फ़ायदा मिल जाएगा, टोटल का VVI क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको दिमाग में जाना चाहिए कि जितने VVI सर किए होंगे उसको याद करना है। इसको याद करने के बाद भाई साहब आप सबको याद कर लीजिए, लेकिन इसको जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में यही सब प्रश्न घूमते रहते हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 12, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो देखिए प्रयास तो अस्थि मज्जा में, ठीक है, या फेफड़े में, ऑप्शन के अनुसार आप टिक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर भाई साहब 13, मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाएं में कौन दूसरे की अपेक्षा कम है? तो पिछली वीडियो में हम सिर्फ बता दिए थे कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत को ही क्या बोलते हैं? WBC ना जी, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है प्रयास। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम आपकी अच्छे से लिख दिए हैं कि लाल रक्त कणिकाएं 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर, क्या प्रश्न? तो मिलीमीटर, और जबकि श्वेत रक्त कोशिकाएं 5000 से 90000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। तो कम कौन होगा? WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। तो आप यहाँ से अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न तो क्वेश्चन नंबर 14, रक्त लाल क्यों दिखता है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, कि रक्त किसके कारण प्यास तो लाल दिखता है, लेकिन यहाँ पूछा रहेगा क्या कि रक्त लाल क्यों दिखते हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले बार हम सिर्फ हीमोग्लोबिन बता दिए थे, लेकिन आप लोग बोलते थोड़ा सा बड़ा कीजिए, थोड़ा सा बड़ा कीजिए, और यही जब दीर्घ उतारिए बताएंगे तो कहिएगा सर जी छोटा कीजिए ना। आप लोग भी ना कमाल के हैं। देखिए प्यास तो रक्त में हीमोग्लोबिन या एक विशेष प्रकार के प्रोटीन वर्णक है मौजूद होने के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो इसी चीज़ को बड़ा कर दिया, नहीं तो सिंपल आप लिख सकते हैं हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा कि खून का रंग पैच तो लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन किस में नहीं पाया जाता? मक्खी में। मक्खी में पैच तो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, मारे है ना, देखिएगा खून नहीं निकलेगा उसमें से। तो चलिए पैच तो इस प्रकार आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा पैच तो एक छोटा सा सब्सक्राइब आपको बनता है पैच, तो इससे क्या होता है ना, मोटिवेट होते हैं हम, और हमारा परिवार भी बड़ा होता है। UTM स्टडी परिवार में पैच तो ये सब आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ में पैच तो आपको सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, घाटा होने के सवाल ही नहीं है। तो ऐसे में सब्सक्राइब बनता है मेरे पैच तो, जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, जो ईमानदार होंगे, जिनका सपना है 450+ लाने का एग्जाम में पैच तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से बेस्म होते हैं? ओहो हो भाई साहब, ये भी कई बार छपा है, ठीक है। देखिए यहाँ VVI किया हुआ है, आपको लिख लेना दायां अलिंद तो बायां अलिंद, दायां नीलय बायां नीलय, बस 2 तो याद करना है। दायां अलिंद याद कर लीजिए तो फिर बायां अलिंद बोल देंगे, और दायां नीलय याद हो गया तो बायां नीलय याद हो गया, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, शरीर के सभी भागों को अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं में अलिंद में ले जाने वाले रक्त वाहिनियां का नाम लिखिए। तो इसका लिख लीजिए प्रश्न, तो देखिए 2 होता है, ठीक है, कौन कौन? अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा, दोनों लिख लीजिएगा।
आगे चलते हैं 17 नंबर। हृदय के बाएं अलिंद नीलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम क्या लिखे? तो ये प्रश्न तो द्विदली कपाट, ठीक है, द्विदली कपाट, या कहीं कहीं आपको हृदय कपाट भी लिखेगा, तो आप देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त का बाएं अलिंद में ले जाने वाले रक्त वाहिनी का नाम लिखे। फेफड़ा से प्रश्न, तो शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? तो लिख लेना फुफ्फुस शिरा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, तो आपको प्रश्न तो अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। देखिए हृदय के बेस में संकुचन क्या कहलाता है? देखिए प्रश्न, तो संकुचन, संकुचन का मतलब होगा सिकुड़ना, तो इसे हम लोग कहेंगे ना सिस्टॉल। और एक होता है प्रश्न तो फैलना, तो उसे कहते हैं डायस्टॉल। और उन प्रश्न तो हृदय के धड़कन का निर्माण इसी से होता है, एक बार सिकुड़ता है एक बार फैलता है, तो एक धड़कन का निर्माण होता है, ठीक है। जब प्रश्न तो आपको हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय बताएंगे ना, तो संपूर्ण बहुत ही अच्छा से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव है, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव से काम चल जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न तो बोलते हैं बार बार कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी सोचिए प्रश्न तो इसी अति लघु उत्तरीय पे 70,000 व्यू है, हमें प्रश्न तो सब्सक्राइब कितना किए होंगे बॉस? वो तो इसमें से 500। क्या स्टूडेंट है बताइए? सर के साथ जब इतना इंसाफी कीजिएगा, तो आप कैसे सोचते हैं कि आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा? आप अच्छा लिख के भी आएंगे भाई साहब, तो फिर दिक्कत हो जाता है। इसीलिए आप अपने तरफ से ईमानदारी रहिए ना, तो सर लोग का आशीर्वाद रहता है। आप कम भी लिख के आइएगा तो आपका ज़्यादा नंबर आ जाएगा। तो प्रयास तो जो भी अच्छे बच्चे होते हैं, प्यारे बच्चे होते हैं, वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या लगता है भाई साहब, पैसा लगता है जी? नहीं ना। कर लीजिए, इतना मेहनत किसके लिए हम करते हैं, आप ही बताइए। चलिए प्रयास तो 20 नंबर, शरीर के ऐसी धमनी का नाम लिखिए जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाह होता है, ठीक है। तो ये प्रयास तो लिख लेना फुफ्फुस धमनी। 20 का आंसर फुफ्फुस धमनी। आप चले जाइए यूट्यूब पे, पूरा वीडियो देख लीजिए, कहीं नहीं आपको इस तरह के VVI क्वेश्चन, क्योंकि प्रश्न तो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, तो हमें पता है कि कौन क्वेश्चन एग्जाम में आता है कौन नहीं आता है, ठीक है। तो हम जितने भी प्रश्न तो चैप्टर में इंपॉर्टेंट कर देंगे। जैसे पिछले बार के भी हम दिखा देते हैं, आपको लग रहा हो कि सर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, नहीं प्रश्न तो ये आपके लिए ही है। देखिए पिछले बार भी बनाए, अगर ये सब वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए। देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हम बताते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बना दिए और जितना VVI क्वेश्चन है बताए ही नहीं, हमेशा देखिए। ये चैप्टर में प्रश्न तो खाली इसका नहीं है, और 1 का भी देखिएगा ना, चैप्टर 2 का था ना, चैप्टर 1 में भी, तो जितने हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कर देंगे वो एग्जाम में 100% छपते हैं भाई सर, ठीक है। देखिए जितना भी मिलेगा ना बताया हुआ, जितना भी VVI क्वेश्चन रहता है सब हम बता देते हैं, या तो सब्जेक्टिव की बात हो या ऑब्जेक्टिव की बात हो। तो आप फ्रेंड्स तो चैनल से सब जुड़े रहिए और सारा का एक बार देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना बहुत अच्छा से, चैप्टर 1 से शुरू कीजिएगा, चैप्टर फ्रेंड्स तो 5-6 तक देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स तो ठीक है, यहाँ तो हो गया कि 20 तक। 21, शरीर के ऐसी शिरा का नाम लिखे जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाह होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स तो 21 का फुफ्फुस शिरा, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखेंगे, विभिन्न सिरिकाओं में आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती है? तो 22 का आंसर होगा शिरा, ठीक है। पिछले बार के वीडियो में हम यहीं पे लिख दिए थे, लेकिन इस बार हम अच्छा से लिख दिए हैं। एक ऐसे एककोशिकीय पौधों का नाम बताया जिसमें परिवहन विसरण द्वारा होता है। तो इसका लिखना प्रश्न इग्लिना, ठीक है। क्या है? इग्लिना। चलिए 24 नंबर देखिए, पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने वाले उत्तक का नाम बताएं। तो हम आपको बताया था कि 2 होता है संवाहक उत्तक, जिसके पास तो जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जाइलम जल, ठीक है मेरे पास, तो जाइलम जल और फ्लोएम खाद्य पदार्थ, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। जाइलम क्या करता है? जल का स्थानांतरण। 25 नंबर क्वेश्चन, जल संवहन उत्तक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर मेरे पास तो वही काएं। चलिए 26 नंबर, जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिका मृत होती है? देखिए इसका प्रश्न तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, तो उसी में बता रहे थे कि किसका कोशिका मृत होता है और किसका कोशिका जीवित होती है। जाइलम के प्रश्न तो कोशिका मृत होती है, फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। चलिए मेरे लाडले, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न तो 27 नंबर, जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन उत्तक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है? ये तो आप ही बता दीजिएगा सर जी। खाद्य पदार्थ फ्लोएम, हमारे पास तो जल की बात होता है तो जाइलम, तो आपको आंसर लिख लेना है फ्लोएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न तो कि पौधों में जल, खनिज, लवण, खाद्य पदार्थों का पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है स्थानांतरण। स्थानांतरण के द्वारा प्रश्न तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। चलिए आगे देखेंगे, रक्त या रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? तो ये तो हम बताए थे कि रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक, ठीक है, तरल संयोजी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न तो दायां और बायां अलिंद एक दूसरे के किस रचना के द्वारा अलग होते हैं?
तो इसको बोला जाता है सेप्टम के द्वारा, या कहीं कहीं आपको विभाजिका भी आएगा। ठीक है, देखिए हम एक लिख देते हैं ना, तो अगला बच्चा को अगर विभाजिका कहीं पढ़ लिए तो लगेगा सर का गलत है। गलत नहीं रहता भाई साहब, आप एक बार देख लीजिएगा कि उसका 2 नाम भी है। ऐसे बहुत सारा हुआ है। उस शिरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है, तो वो है प्रयास्तो फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा में ना शुद्ध रक्त की प्रवाह होता है। ठीक है, चलिए फुफ्फुस धमनी में प्रयास्तो अशुद्ध रक्त की। आगे देखेंगे, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई साहब, तो उसे कहते हैं प्रयास्तो लसिका। क्या कहेंगे? लसिका। चलिए आगे आते हैं प्रयास्तो, रक्त का संचार ज्यादा दबाव किस में होता है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है धमनी में। ठीक है, ओ सॉरी धमनी या शिरा में, तो बताइए प्रयास्तो किस में होगा? तो ये होगा धमनी में। चलिए इस चैप्टर का प्रश्न लास्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार आपको देखने के लिए ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा प्रश्न तो हमेशा पूछा जाता है। और मेरे प्रश्न तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर बेकार वीडियो देखे जी। एक क्वेश्चन भी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे प्रश्न तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब। इतना बोला जाता है जी, वो भी मास्टर साहब के, फिर भी बोलना पड़ता है, क्या करें, क्योंकि मेरे पास तो 2-2 लाख जिस वीडियो पर व्यू है ना, उससे 1000 बच्चे सब्सक्राइब करते हैं। क्योंकि बच्चे को लगता होगा कि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, सर को देखिए अच्छा लगता है, परिवार जब बड़ा होता है ना तो अच्छा लगता है। आप हमारे साथ जुड़िएगा तो हमें लगता है कि नहीं बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यानी पढ़ना चाह रहे हैं। और प्रतिदिन प्रयास तो लाइव क्लास होता है, लाइव क्लास कीजिए, PDF नोट सब आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। देखिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है स्फिग्मोमैनोमीटर। देखिए प्रश्न तो इसी प्रकार आप लोग चाहते हैं कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक अच्छा सा प्रश्न तो कुछ भी आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर भी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, उचित लगे, कमेंट कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पास तो बहुत जल्द लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आएगा जी, तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगा, जिससे कारण आप वीडियो पहले देख लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।